अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। सो NAD ई कैट के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन की एक और वीडियो है और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स 2021 का जो ई कैट का सेक्शन था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 इज़ एट। मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू मालूम करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वाला जो तरीक़ेकार है उसी को फॉलो करेंगे, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, हमें जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 9x और प्लस 15। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस 9। ठीक है, और अब जो है जब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक्सट्रीम वैल्यूज़, तो एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर पुट करते हैं। 3x² माइनस का 12x प्लस का 9। ठीक है, बस इसको फैक्टराइज़ करना है। तो फैक्टराइज़ करेंगे, सबसे पहले 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा x² माइनस का 4x और प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस का 3 बराबर है 0 के। अच्छा, फैक्टराइज़ करेंगे तो फैक्टराइज़ ज़ाहिर सी बात है, 3 1 ज़ार 3। 3 के फैक्टर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4 आ जाए। तो इंतहाई आसान है, x² माइनस का 3x और माइनस का x प्लस का 3 बराबर है 0 के। कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया माइनस का 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो या तो x बराबर है -1 के या तो x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। हमारे पास पहली वैल्यू आई है x इज़ इक्वल टू 1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है x इज़ इक्वल टू 3। अब चेक करना है कि इसमें से मैक्सिमा कौन सा है। तो मैक्सिमा के लिए जब हम सेकंड डेरिवेटिव पुट करते हैं, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या है? मैक्सिमा के लिए कंडीशन ये है कि अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो वो लेस देन 0 आता है, यानी कि नेगेटिव होता है। और अगर मिनिमा का सवाल होता तो डबल डेरिवेटिव में अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि पॉजिटिव में आंसर आता है। तो सही है, सबसे पहले 1 को पुट करके चेक करते हैं। यहाँ पर बनेगा हमारे पास, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है पहले। तो f डबल डैश ऑफ x बराबर आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये हो जाएगा 6x माइनस का 12। ठीक है, पुट करके देखते हैं। सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 माइनस का 12, ये आंसर आएगा माइनस का 6। और इसी की जगह पर अगर हम 3 पुट करके देखेंगे तो 6 3 और माइनस का 12, सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 18 माइनस 12। ठीक है ना, यही बनेगा ना, 18 माइनस 12 इज़ इक्वल टू प्लस का 6। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव आंसर आ रहा है वो 1 पुट करने पर आ रहा है। दैट्स वाई जो मैक्सिमा की वैल्यू होगी वो बेसिकली बराबर होगी x इज़ इक्वल टू 1 के। x इज़ इक्वल टू 1, यह है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस गिवन है, इसमें सोल्यूशन मालूम करना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। एक इक्वेशन है 3x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 11 और 4x माइनस 3 इज़ लेस देन 13। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, लिख के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है? पहली वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 11। 3x प्लस 4 इज़ ग्रेटर देन 11। और दूसरी वैल्यू है 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 इज़ लेस देन 13। तो पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 11 और माइनस का 4, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 11 माइनस 4, वैल्यू हो गई हमारे पास 7। तो ये हो गया 3x और तो x इज़ ग्रेटर देन 7/3। x 7/3 से तो बड़ा है, इसको चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4x 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, ये है 4x। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, ये बराबर आ जाएगा 4 के। यानी कि जो x है वो लेस देन 4 है, बट जो x है वो ग्रेटर देन 7/3 है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 7/3 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 4, ये होना चाहिए आंसर। ये लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि उनके स्लोप इक्वल होंगे, तो वैल्यू ऑफ x मालूम करें। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, हम क्या करेंगे, पहले तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में
तीनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है हमारे पास 1,3 4,x, 1,3 4,x, और फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट है 2,7। याद रखिए इन दोनों का जो स्लोप है वो इन दोनों के स्लोप के बराबर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो स्लोप का जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, स्लोप बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो इन दोनों का स्लोप निकालते हैं सबसे पहले। इनका स्लोप निकलेगा तो x माइनस थ्री, क्योंकि y की वैल्यू में x लिखा हुआ है, x माइनस थ्री डिवाइड बाय 4 माइनस 1, और इनका स्लोप निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 7 माइनस एक्स और डिवाइड बाय 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये बनेगा x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 के बराबर, और ये कर लेंगे 7 माइनस एक्स, तो ये बराबर आ जाएगा माइनस के 2 के। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 3 7 21 माइनस का 3x हो जाएगा। तो x की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 3x इज इक्वल टू 21 माइनस का 6, 21 माइनस 6, इसको कर लो, ये हो गया 15, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइनस 2 बराबर होगा हमारे पास, 3 माइनस 2 बराबर होता है 1 के। x बराबर आएगा इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमें गिवन है लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है और x ln x है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं ना वैल्यू, तो हमारे पास जैसे ही इसकी जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो ये तो बराबर आ जाएगा 0 के, लेकिन ln x जो है ना, ln 0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो मैं इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लूँ, याद रखिए ये बराबर आएगा इन्फिनिटी के। एक प्रॉपर्टी भी है, इस प्रॉपर्टी को आप याद रख सकते हैं कि x इंटू ln x बराबर आता है इन्फिनिटी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और इस किस्म की वैल्यू गिवन है। देखो इसको मैं बताता हूँ कि इसको तो आप सिंपल मेंटली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और आपने सिर्फ जो है वो न्यूमिनेटर की मैक्सिमम पावर को देखना है और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर को देखना है, उससे आप जो है वो ईजिली समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कंडीशन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इस किस्म का सवाल है और लिमिट इन्फिनिटी वाली है, ठीक है, मैं आगे नहीं समझा रहा, और यहाँ पे लिखा हुआ है x³ + 1 समथिंग, या अगर लिखा हुआ है x4 + 5 और नीचे आ रही है x⁵ और प्लस 6x समथिंग जो भी लिखा हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है x4 + 5 और नीचे भी ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है x4 + 2x समथिंग। अब याद रखिए अगर तो डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है और न्यूमिनेटर की पावर छोटी है, ठीक है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है और न्यूमिनेटर की पावर छोटी है, जैसे कि हमारी कंडीशन है, याद रखिए ये हमेशा 0 के बराबर आएगा, इसको आप याद कर लीजिए। और अगर न्यूमिनेटर की पावर जो है वो सबसे बड़ी पावर ज़्यादा है इस वाली पावर से, यहाँ पे आप देखें 4 इज़ लेस देन 5, ये 0 के बराबर आ गया। यहाँ की जो बड़ी वाली पावर है 4 वो ग्रेटर देन यहाँ की बड़ी पावर से है, तो ये होता है इन्फिनिटी के बराबर, और इस कंडीशन में ये ना तो 0 के बराबर होता है ना ही इन्फिनिटी के बराबर होता है। अगर दोनों की पावर इक्वल हो, दोनों की जो पावर है न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी पावर इक्वल है, तो ना ही ये 0 होता है ना ही ये इन्फिनिटी होता है। बस इसके लिए इतनी ही लॉजिक रख के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा बराबर 0 के। क्वेश्चन नंबर 6, 2 डाइस है उनको रोल किया गया है एक साथ साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सेम फेसेस, दोनों के फेसेस सेम आ जाएं तो ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है वो आपने बतानी है। अब मैं आपको बताऊं सेम फेस आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कितनी, सेम फेसेस कितने हो सकते हैं, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, डाइस के टोटल फेसेस की तादाद होती है 6 के बराबर, ठीक है ना, तो सेम भी हो सकते हैं, एक 1 बाय 1 आ सकता है, यानी कि जो कंडीशन है सेम, दोनों में 1 आ सकता है, दोनों में 2 आ सकता है, दोनों में 3 आ सकता है, दोनों में 4 आ सकता है, दोनों में 5 आ सकता है, और दोनों में 6 भी आ सकता है। ये हमारे पास कंडीशन है ना, 5 भी आ सकता है और 6 आ सकता है। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशन जो है ना हमारे पास 6 है, और टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, टोटल 36 मरतबा 36 कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि 6 × 6 बराबर आ जाएगा 36 के। ये फेवरेबल हैं और टोटल जो कंडीशंस हैं वो 36 हैं। तो सिंपल सा काम हमें ये करना है कि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको टोटल से डिवाइड करना है, ये आंसर आ जाएगा बराबर 1/6 के। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है, इस लिहाज से 1/6 दिस वन।
इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर m इंटू पी है और दूसरे का n इंटू पी है रिस्पेक्टिवली, तो a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा आपने ये मालूम करना है। एम पी और एन पी लिखा हुआ है, एम पी और एन पी, एम पी और दूसरा जो है वो n इंटू पी है। अब आप याद रखिए दोनों के जो कॉलम्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, हालांकि कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, जो कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक ये दोनों बराबर होने चाहिए ना। कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए और ये सेम नहीं है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि a इंटू बी इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही तब होता है जब पहले वाले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं उनकी तादाद बराबर हो दूसरे वाले मैट्रिक्स के रॉस के, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या बात बताएं कि भाई आखिरी रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नॉट कंप्यूटेबल, इसको हम कंप्यूट ही नहीं कर सकते। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके अंदर साइन ए 1/3 के बराबर है, साइन बी 1/4 के बराबर है, तो आपने बताना है कि साइन सी किसके बराबर आएगा। लिख लेते हैं पहले इसको, क्वेश्चन को। साइन ए कितना है, साइन ए लिख लेते हैं साइन बी एंड वी हैव टू कैलकुलेट साइन सी, हमें फाइंड करना है। तो साइन ए बराबर है 1/3 के, साइन ए बराबर है 1/3 के, साइन बी बराबर है 1/4 के। अब देखिए जो कंडीशन है ना, इन केस ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के केस की बात करें तो याद रखिए ए बी और सी तीनों के तीनों एंगल्स को ऐड करें तो कितना आंसर आना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कि अगर मुझे सी मालूम करना है तो सी मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा माइनस ए प्लस बी के। अच्छा, ए प्लस बी कैसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स ए के बराबर, और इसी तरीके से ये हो जाएगा प्लस साइन इन्वर्स बी के बराबर। अब जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं उनसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा 180, ये आएगा साइन इन्वर्स 1/4 और ए की जगह पे सॉरी 1/3 आएगा, और फिर प्लस साइन इन्वर्स 1/4 आएगा। तो इनके जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 180 माइनस अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा हमारे पास 19.4 और ये होता है 14.4 समथिंग। तो पूरा अगर कंप्लीट करते हैं ये बनेगा 180 और 180 में से माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 33.8, यानी कि 146.2 समथिंग ना सी की वैल्यू आई है। और अगर एंगल का थोड़ा सा आपने अंदाज़ा रखना है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो साइन सी अगर आप मालूम करेंगे तो ये जो है वो 120 से ज़्यादा है और 180 से कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो है वो 0.5 समथिंग की रेंज में आ सकता है। तो आपने जो आंसर देखना होगा वो करीब तरीन देखना होगा, 0.5 समथिंग आएगा, 4 में नहीं आएगा, 0.5 समथिंग में आएगा। दिस वन इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की अगर प्रोडक्ट है तो वो तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, तमाम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है 1 के। तो इसको तो बिना किसी उसके आप जो है वो लिख सकते हैं क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग फ्रॉम अ डेस्क ऑफ 52 वेल शफल कार्ड्स। कार्ड्स हैं 52 पत्ते होते हैं, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड किंग आ जाए, रेड किंग। अब याद रखिए 2 रेड किंग हो सकते हैं, हर्ट वाला भी हो सकता है, डायमंड वाला भी हो सकता है, दोनों ही रेड होते हैं। इसका मतलब फेवरेबल कंडीशंस 2 हैं और टोटल जो है वो 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास सिर्फ 2 हैं और टोटल जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास 52 हैं। तो अगर 2 1 are 2 करें तो ये हो जाएगा बराबर 1/26 के। तो 1/26 दिस वन। क्वेश्चन नंबर 11, 3 मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि उनको मल्टीप्लाई करा के क्या आंसर आएगा। तो ये तीनों मैट्रिसेस देख लेते हैं और फिर इधर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं पहले तीनों मैट्रिसेस। 1 0 आयोटा माइनस आयोटा और 1, ठीक है। और दूसरा है 1 आयोटा 0 0 और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आयोटा और आयोटा इधर भी आ गया 0, ठीक है, इज़ इक्वल टू व्हाट
बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल ये है कि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस फिर ये माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर 1 इंटू ज़ीरो, ठीक है, 1 इंटू ज़ीरो और प्लस माइनस आयोटा इंटू ज़ीरो, माइनस आयोटा इंटू ज़ीरो, ठीक है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दूसरे वाले की बारी आ गई, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आयोटा, 1 इंटू आयोटा, और उसके बाद नेक्स्ट वही वाला काम दोबारा से, 0 को मल्टीप्लाई कराना है 0 से और फिर 1 को मल्टीप्लाई कराना है 0 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये माइनस आयोटा आयोटा होता है -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 इंटू 1 0 हो गया और 1 इंटू आयोटा सिर्फ आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर तो 0 0 ही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया हमारे पास 1 माइनस आयोटा आयोटा और ये आ गया 0, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो मल्टीप्लाई करने का रूल तो वही है जो आपको समझ में आ गया कि इसको देखना है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो सबसे पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का आयोटा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेकंड वैल्यू 2 0 2 0 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। और इसी तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 1 आयोटा इंटू 1 आयोटा आ जाएगा सीधा सीधा, या चलो मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं, प्लस और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू माइनस आयोटा, 0 इंटू माइनस आयोटा आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर उसी तरीके से आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, आयोटा इंटू आयोटा और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है ना, वो दोबारा से 0 हो गया, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों 0 हो गए, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया सिर्फ और सिर्फ आयोटा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे आ गया 2 आयोटा सिंपल, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है माइनस का 1 आंसर आता है। तो हमें इस आंसर को ढूंढना है, 2 इंटू 2 आयोटा और ये आ गया आयोटा और माइनस का 1, 2 और 2 आयोटा और फिर आयोटा और माइनस का 1, आयोटा और फिर कहाँ आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा डी, नन। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 3x प्लस y माइनस 2 आयोटा और फिर यहाँ पर आ गया 5 माइनस 2x प्लस और ये आ गया 3y माइनस 8 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, x और y की वैल्यू को मालूम करना है कि x कितना होगा और y कितना होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन में आ रहा है हमारे पास 3x प्लस y माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3x प्लस y माइनस 2 और इधर आ गया आयोटा इज़ इक्वल टू 5 माइनस का 2x और प्लस का 3y माइनस का 8 और ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है ना। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। ये कंपेयर हो सकता है, ये यहाँ पर आ जाएगा रियल पार्ट से कंपेयर होगा, तो 3x बराबर आएगा 5 माइनस 2x के, और इसको अगर रीअरेंज करते हैं तो ये इधर जाके हो जाएगा 5x इज़ इक्वल टू 5, यानी कि सिंप्लीफाई करके x बराबर आ जाएगा 1 के। अच्छा, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी वाले से होगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 आयोटा और ये कंपेयर किससे होगा, ये कंपेयर हो जाएगा हमारे पास 3y माइनस 8 आयोटा से, ठीक है ना। इससे कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंपल सी बात क्या बनती है, y माइनस 2 बराबर आएगा 3y माइनस का 8। तो y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, y माइनस का 3y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 2, माइनस का 8 प्लस का 2 माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2y। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,3। सही आंसर ढूंढ लेना है 1,3, ये पहला वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अगर एक मैट्रिक्स A है और वो बराबर है उसी के ट्रांसपोज के, तो मैट्रिक्स क्या होगा। बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है
क्लियर डेफिनेशन अगर आपको पता हो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जो के बराबर होता है उसके अपने ट्रांसपोज के, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा 14 जो है वो मिस प्रिंट हुआ हुआ है, बहरहाल जो भी सवाल होगा अब बता नहीं सकते क्योंकि मेरे पास जो फाइल आई ना उसमें मिस प्रिंट हुआ हुआ है। हम ये 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेट करना है, एक्सपोनेंट है 1/u और यहाँ पे लिखा हुआ है u स्क्वायर इन टू डी यू। तो सिंपल सा है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटीग्रेट करना है, इस तरीके से लिखा हुआ है e 1/u और नीचे लिखा हुआ था u का स्क्वायर और साथ में आ रहा है du। तो सिर्फ इंटीग्रेट करना है, लेकिन देखो इंटीग्रेट करने के लिए ज़रूरी होता है कि फिर हमारा जो डेरिवेटिव वो बराबर में लिखा हुआ हो। तो देखो एक्चुअली लिखा हुआ तो है, अगर आप 1/u का डेरिवेटिव करते हो तो वो आता है माइनस का, अगर मैं डेरिवेटिव मालूम करता हूँ 1/u का तो बराबर आता है माइनस के 1/u के स्क्वायर के, यानी कि हमें सिर्फ माइनस साइन चाहिए। तो सिंपल अगर मैं माइनस साइन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इधर भी माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस साइन इधर भी आ जाएगा, इंटीग्रल, और ये हो जाएगा 1/u और इसके साथ भी आ जाएगा माइनस का 1/u स्क्वायर और साथ में लिखा हुआ है du। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव बराबर में लिखा हुआ है तो आप सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंट का इंटीग्रल वही होता है 1/u, बस साथ में आ जाएगा प्लस का c, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो बराबर में लिखा हुआ था डेरिवेटिव तो आसान सा हो गया, माइनस का 1/u और प्लस c कांस्टेंट आ गया, ठीक है जी। इसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक तरीके का ट्रिक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। लिखा हुआ इंटीग्रेट करना है tan 3x और sec 3x को। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो अगर हम sec x का डेरिवेटिव लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए बता रहे हैं, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं sec x का तो वो बराबर आता है sec x और साथ में आता है tan x। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो sec x ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा हमारे पास sec, लेकिन जो भी हम इंटीग्रल करते हैं उसको डेरिवेटिव डिवाइड में आता है तो डिवाइड में 3 आना ज़रूरी है। करेक्ट आंसर होगा हमारे पास sec 3x × 3, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये तो सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल हमें इंटीग्रेट करना था किसको, sec 3x को, और फिर यहाँ पर आना था tan 3x विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो इसका तो आ जाएगा, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो नीचे भी तो लिखना पड़ेगा ना, जो एंगल का डेरिवेटिव है। अब इसका इंटीग्रल किया हमने तो ये तो आ गया sec 3x, लेकिन जो एंगल है उसका डेरिवेटिव यानी कि 3x का डेरिवेटिव नीचे लिखना पड़ेगा, प्लस का 3 आएगा, और c तो हम लिखते ही हैं कांस्टेंट, दैट्स वाई मैंने उसको करेक्ट आंसर बोला है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल है एक फंक्शन का, वो इसके बराबर आ रहा है, तो बताइए वो फंक्शन क्या होगा। अब ln की अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता हो, क्योंकि यहाँ पर ln में आंसर आ रहा है, ln की प्रॉपर्टी ये है कि ln तब आता है इंटीग्रल के अंदर जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ होता है। ये वाली प्रॉपर्टी है ना, आपने पढ़ी हुई है कि इंटीग्रल करते हैं अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है, जैसे कि ये ऊपर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बराबर आता है ln x के। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि ln के साथ जो भी लिखा हुआ है वही फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ होगा। तो ln के साथ क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ln के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है x स्क्वायर प्लस x लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है तो नीचे वाले फंक्शन के साथ ln आता है, यानी कि नीचे तो यही लिखा हुआ होगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, लेकिन फंक्शन मालूम कर रहे हैं और इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ये वाला आंसर आ सकता है। इसी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x + 1। तो फंक्शन ये होना चाहिए, ln तभी आता है जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा 2x + 1 और x स्क्वायर प्लस x, जो कि एक्चुअल फंक्शन था। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोबेबिलिटी है एक फंक्शन की, a है हमारे पास एक इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर गिवन है 1/3, और जो b की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास किसके बराबर गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 1/3 के, और फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बराबर है 1/9 के। तो अब सवाल ये है कि बताइए क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं a यूनियन b निकाल लूँ तो कॉम्प्लीमेंट तो खैर बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। तो फॉर्मूले के मुताबिक यहीं पर ही बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
अगर हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर होता है किस चीज़ के, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फिर साथ में आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसमें से माइनस हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले तो ये निकालेंगे, फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। तो 1/3 1/3 और 1/9 है, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 माइनस का 1/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 9 और 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 3 ज़ार 9 और माइनस का 1, तो ये हो गया 6 में से 1 गए, कितने हो गए 5, 5/9। ठीक है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी की, पर हमें इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका मतलब 1 माइनस 5/9 करना पड़ेगा, जो कि बराबर आएगा 9 माइनस 5 डिवाइड बाई 9, यानी कि 4/9 के बराबर। ये ढूंढना है भाई 4/9 कहीं पर मौजूद हो, 4/9 ये आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। इससे क्या आसान होगा, ये तो इंतहाई आसान सी बात है, इसी को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, साइन पावर 4 और साथ में लिखा हुआ है थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो पावर 4 है ना, पावर 4 का मतलब हो सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर स्क्वायर, और डिवाइड में तो वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मीन्स के ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू 1, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 20, एक ऐसी इक्वेशन ऑफ सर्किल चाहिए जो कि पास हो रही है ओरिजिन से। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी सर्किल ओरिजिन से पास होता है तो उसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होती है और उसका सेंटर लाई कर रहा है 0,6 पर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया कि कांस्टेंट तो बराबर है 0 के, कांस्टेंट तो बराबर है 0 के, और जो माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ वो बराबर है 0,6 के। ठीक है, वो बराबर है 0,6 के। तो अब सवाल ये है कि इसमें कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट रहेगी, वो आपने बताना है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c बराबर है 0 के। तो जो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 पूरा, x 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 ज़ार 12। ठीक है, g की वैल्यू पुट करनी है हमें और f की, तो माइनस का f 6 के बराबर है, तो इट मीन्स f बराबर है माइनस के 6 के। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 6, ये आएगा माइनस का 12y और प्लस का c तो एक्चुअली 0 के बराबर हो गया, इज़ इक्वल टू 0। ये आंसर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y, ये है माइनस का 12y। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये समझ जाना है, माइनस का 12y। 21, एक लाइन है जिसका स्लोप अनडिफाइंड है, तो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन जो कि पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, उसका स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी आंसर आता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। और अगर पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो फिर स्लोप 0 के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, 22 आ गया। 22 के अंदर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर है 64 के। तो बताइए डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर है 64 के। डेरिवेटिव लेना है तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 4y क्यूब, और y का अपना डेरिवेटिव dy ओवर dx, 64 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 4 को कॉमन लेके 0 कर लो, ये हो जाएगा x क्यूब
प्लस वाई क्यूब और साथ में आ गया dy ओवर dx इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, dy ओवर dx को अलग करना है तो dy ओवर dx बराबर आएगा, पहले x जाके हो जाएगा माइनस का 3x, y क्यूब हो जाएगा जाके डिवाइड, यानी माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब होगा, माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय वाई क्यूब। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी काम है, हमें डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स मालूम करनी है, उसके लिए हमें ए बी और सी पता होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास प्लस का 4x माइनस का 18y, प्लस का 4x माइनस का 18y प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आ जाएगा x का स्क्वायर और फिर आ जाएगा प्लस का 2x और 4 बनाना है तो यकीनन मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, और फिर जो लिखा है फार्मूला बनाने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है प्लस 9y स्क्वायर का मतलब हो सकता है 3y का स्क्वायर, फार्मूले का 2 और a एज इट इज़ आता है 3y, और फिर आ जाएगा हमारे पास किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, 3 से करना पड़ेगा। बस एक ही गलती है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस का 18x लिखा हुआ है, फिर प्लस फार्मूले के मुताबिक 3 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, पहले से 1 लिखा हुआ है और जो यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा ऐड करा है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर माइनस का 4 और 3 का स्क्वायर माइनस का 9 इज़ इक्वल टू 0। इसको क्लोज करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, इसको क्लोज करेंगे तो बनेगा 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 9 माइनस 4, ये हो गया हमारे पास 13, और 13 हमारे पास ये हो गया 12। ठीक है, माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप x प्लस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 9 हो जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बचेगा इज़ इक्वल टू 12। यहाँ पर 1 होना चाहिए तभी कंपेयर कर सकते हैं, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 ओवर 9, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 1। अब इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, a का स्क्वायर बराबर आ गया 12 के, बड़ी वैल्यू है, और b का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 12 अपॉन 9 के। ठीक है, सिम्प्लीफाई भी कर लेते हैं कैंसिलेशन के ज़रिए ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा कुछ, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 4 अपॉन 3 b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी से हम रूट भी ले सकते हैं, और फिर मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं h और k की वैल्यू लिख लूँ ना। यहाँ पर h कितना आ रहा है, h बराबर आ रहा है माइनस के 2 के, और k बराबर आ रहा है एग्जैक्टली 3 के। अच्छा, a की वैल्यू क्या बनेगी, 12 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर रूट, 12 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। अच्छा, b की वैल्यू अगर निकालें तो b का तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, b बराबर आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अच्छा, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक c का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 12 और माइनस b का स्क्वायर था 4 अपॉन 3, 12 इंटू 3 36 माइनस 4 अपॉन 3, ये आ रहा है c का स्क्वायर, और 32 अपॉन 3, c का स्क्वायर आ जाएगा 32 अपॉन 3, बट हमें c की वैल्यू चाहिए तो 32 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 32 हो जाएगा 2 16 8 4 और 2 1 ज़ार 2, और ये हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बन गया, कितना बना हमारे पास, c की वैल्यू क्या बन गई, c की वैल्यू बन गई 2 2 ज़ार 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा हुआ था 3, अपॉन में लिखा हुआ था 3, तो उसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। नाउ हमें तो चाहिए थी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बराबर है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वो बराबर होता है किसके, h और प्लस माइनस a स्क्वायर ओवर c। अच्छा, a ओवर e भी होता है, लेकिन e आपको पता है कि c ओवर a के बराबर होता है, तो अगर इधर वैल्यू पुट करूँगा तो a स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा।
एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आई थी 2, एच की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आया था, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस माइनस ए के स्क्वायर की वैल्यू, ए का स्क्वायर आया था 12 और 12 का स्क्वायर रूट हमने लिया था तो 2√3 आया था, डिवाइड बाय सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है 4√2 और ओवर √3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ, √3 3 हो गया और फिर 3 2s are 6 हो जाएगा। डिवाइड में लिखा हुआ है 4√2, तो 2 2s are 4, 2 3s are 6। फाइनली आंसर आ गया -2 प्लस माइनस 3/2 3/2 3/2 ठीक है, ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 24, ये आसान सा है, पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है तो वो इजीली आ सकती है। पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में इतना कोई काम है नहीं। तो क्या है, पैराबोला है एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस के 4y के, एक्स स्क्वायर बराबर है माइनस के 4y के, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y। तो देखें यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, यकीन ये y एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो हमने ये देख लिया कि ये मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो y बराबर होता है a के सीधा सीधा। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा किसके, ये आ जाएगा माइनस का 4 और 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिकली माइनस साइन की वजह से y इज इक्वल टू a आया है। यही हमारे पास a की वैल्यू होती है ना, इट मीन्स a कितना है, a बराबर है 1 के, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसमें थर्ड टर्म गिवन है और सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो हमें फर्स्ट टर्म मालूम करना है और कॉमन रेशो मालूम करना है। ऐसे सवाल तो हमारी बुक में भी अच्छे खासे आपको मिलेंगे और आई थिंक इसकी प्रैक्टिस होगी आपकी ना। वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, जो तीसरी टर्म है वो बराबर है 9/4 के और जो सिक्स्थ टर्म है वो बराबर है 243/32 के। तो हमें फ़र्स्ट टर्म मालूम करनी है और मालूम करना है हमें कॉमन रेशो। तो सबको सॉल्व करते हैं। वैसे जनरल फार्मूला क्या है, nth टर्म का a होता है और या फर्स्ट टर्म आती है, फर्स्ट टर्म को a से भी शो कर सकते हैं ना, तो ये बेसिकली a के ही बराबर है और फार्मूला होता है Rn-1। तो अगर मैं t3 के लिए सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा a और 3-1 t3 बराबर है 9/4 के, a एज इट इज़, और ये आ गया r का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं दूसरी टर्म के लिए, यानी कि जो छठी टर्म गिवन है। तो अगर t6 के लिए सॉल्व करेंगे तो a आएगा और यहाँ पर आएगा 6-1, t6 बराबर है 243/32, a लिखा हुआ है और r की पावर बराबर है 5 के। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो 243 डिवाइडेड बाय 32 और डिवाइड में आएगा 9/4 और इधर हो जाएगा a r की पावर 5 डिवाइड बाय a r की पावर 2। तो यहाँ पे 3 बच जाएंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आएगा हमारे पास r के क्यूब के। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, पलट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 243 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 32 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9। सिंप्लीफाई आप अगर इसको करो मुकम्मल मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के तो ये बनेगा 27/8। जो भी आएगा उसका क्यूब रूट ले सकते हैं क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए। 27 का क्यूब रूट बराबर होता है 3 के, 8 का क्यूब रूट बराबर होता है 2 के। r की वैल्यू आ गई कॉमन रेशो और इसी से अगर इसकी वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो a आ जाएगा 9/4 इज इक्वल टू a 9/4। 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो a बराबर आएगा 1 के। तो कॉमन रेशो 3/2 है और फर्स्ट टर्म 1 के बराबर है। कॉमन रेशो 3/2 के बराबर है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पर आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा सा पेज है ये वाला आंसर करेक्ट बी। कॉमन रेशो हमारे पास 3/2 आया था और फर्स्ट टर्म जो है वो बराबर थी 1 के। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन थे। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन बची है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।